नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने YouTube चैनल में। तो 15 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें खंड 32 है और प्रत्येक दिन ये श्रृंखला आपको मिलती रहेगी। सवाल हमारा और जवाब भी हमारा है। आप अगर टीजीटी, पीजीटी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, एडेड जूनियर और जीआईसी लेक्चरर इत्यादि की परीक्षाओं के लिए, तो आप हमारे चैनल से अभी जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन 15 प्रश्नों की श्रृंखला दी जाती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और दोस्तों में शेयर भी करते रहें। तो पहला प्रश्न, चलिए किसी बिना देरी के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न, उस्मान की चित्रावली में किस शाही वक्त की प्रशंसा की गई है? तो ये प्रश्न आप लोग को बता दिया गया था उसी दिन, यानी कल वाले में। तो जहांगीर शाही वक्त की प्रशंसा, शाही वक्त मतलब उस समय का जो कह लीजिए कि आश्रयदाता होता है, ठीक है। तो ये आश्रय होते हैं जिसके जो राजा होते हैं उसी में, ठीक है। तो उस्मान की चित्रावली में किस शाही वक्त की प्रशंसा है? तो जहांगीर। दूसरा है, गोरा बादल की कथा के रचयिता कौन है? गोरा बादल कथा के रचयिता हैं जटमल। कौन है? जटमल। ध्यान से सुन लीजिए, जटमल। गोरा बादल के जटमल है, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा है, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर पंक्तियां में कौन सा वाद है? तो ये पहले तो आप पता करेंगे ये पंक्तियां किसकी है, तो आप पता चल जाए किसकी पंक्तियां हैं। तो ये है केदारनाथ अग्रवाल की। केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां हैं। तब अब इससे आपका पता चल जाएगा केदारनाथ अग्रवाल किस युग के कवि हैं। इससे आपका क्लियर हो गया कि किस युग के कवि हैं? प्रगतिवादी युग के कवि हैं। अब तो क्लियर हो गया कि बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर पंक्ति में कौन सा वाद है? तो प्रगतिवाद है। कौन सा वाद है? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का समय आपको एक बार फिर बता दें, 36 से 43, 1936 से 43 प्रगतिवाद का समय है, जिसके आदि आचार्य माने जाते हैं कार्ल मार्क्स, और प्रगतिवाद नाम दिया है मुक्तिबोध ने। विशिष्ट पद रचना रीति, विशिष्ट पद रचना रीति, यह परिभाषा किस काव्य ग्रंथ में है? तो एक काव्य रचना जो है, ये सबसे बड़ा जो ऑप्शन है, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति जो आपकी रचना किसका है? ये वामन की। वामन का है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। इसी में पद विशिष्ट पद रचना रीति की बात कही है किसने? वामन ने। हिंदी में अलंकारवादी आचार्य हैं। अलंकारवादी सब जानते हैं पूरी तरह से, केशव दास। अलंकारवादी आचार्य कौन है? केशव दास, जिसको डॉक्टर नगेंद्र ने रीतकाल का प्रवर्तक माना, वही केशव दास। जिन्होंने रामचंद्रिका लिखा है, कविप्रिया लिखा है, विज्ञान गीता लिखा है, जहांगीर यशचंद्रिका लिखा है, इत्यादि ये सब रचनाएं किसकी हैं? केशव दास की रचनाएं हैं। वही अलंकारवादी कवि हैं, रीतकाल के प्रथमाचार्य हैं। कामायनी में कौन सी विशेषता है? कामायनी में कौन सी विशेषता है? तो आपको बता दिया गया है, जहाँ पर उपर्युक्त सभी रहे आप उसी को प्रश्नों को सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। आपका 99% यही सही होता है, उपर्युक्त सभी। तो लाक्षणिक भाषा एवं प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। प्रतिभिज्ञा दर्शन की परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग हुआ है। छायावादी शिल्प का प्रयोग हुआ है। यानी उपर्युक्त सभी कामायनी के विशेषताएं हैं। कामायनी शंकर प्रसाद की है, 35 मिलता है, कहीं की 36 मिलता है। इसका समय, इसमें 15 सर्ग है, सब बता दिया गया है। बार बार हर वीडियो में एक रचना कामायनी से मिल जाता है। 7वां प्रश्न क्या है? सतपुड़ा के जंगल नामक काव्य कृत के रचनाकार कौन है? सतपुड़ा के जंगल। तो सतपुड़ा के जंगल, तो जंगल में आप लोग जानते हैं भवानी दुर्गा यही सब रहते हैं, तो भवानी प्रसाद मिश्र। तो सतपुड़ा के जंगल कौन रहते हैं? भवानी, दुर्गा, काली, ये सब रहते हैं। तो आप देखो जंगल है ना, तो सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। 8वां, श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? श्रृंगार रस मंडन तो गोसाई विट्ठलनाथ की रचना है। गोसाई विट्ठलनाथ की रचना है। गोसाई विट्ठलनाथ की रचना है श्रृंगार रस मंडन। तो विट्ठलनाथ के पुत्र वल्लभाचार्य, यानी वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ। तो गोकुलनाथ थे, विट्ठलनाथ है, ठीक है। 9वां है, रीवा दमोह बालघाट में किस बोली का क्षेत्र है? तो रीवा दमोह बालघाट में बघेली का क्षेत्र है। किसका है? बघेली का क्षेत्र है, ठीक है। बघेली में रीवा दमोह बालघाट में ये बोला जाता है। 10वां
यानी 10वां, इनमें से देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है जय भट्ट की शिलालेख में। जय भट्ट के शिलालेख में प्रथम उल्लेख मिलता है किसका? देवनागरी लिपि का। प्रश्न नंबर 11, कही हुई बात को बार बार कहना। कही हुई बात को बार बार कहना के लिए एक शब्द आपका मिलेगा पृष्ठपेषण। दोहराना नहीं होगा, पृष्ठपेषण होता है। ठीक है, पृष्ठपेषण। कही हुई बात को बार बार कहना पृष्ठपेषण। 12 है, भई गति सांप सांप छछुंदर केरी। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? भई गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो सही जवाब है दुविधा में पड़ना। क्या होना? दुविधा में पड़ना, इसी का लोकोक्ति, लोकधन उक्ति। 13, हृदय घाव मेरे प्रिय रघुवीर में कौन सा अलंकार है? हृदय घाव मेरे प्रिय रघुवीर में अलंकार है असंगत। यानी हृदय घाव मेरे, यानी घाव किसी के हृदय में हुआ है और पीड़ा किसी को हो रहा है। तो घाव यहाँ देखो लक्ष्मण को हुआ था और पीड़ा रघुवीर यानी राम को हो रहा है। यानी असंगत कार्य कहीं कारण कहीं होता, वही असंगति अलंकार कहलाता है। कार्य कहीं कारण कहीं, जैसे दीर्घ ऊर्जा टूटत कुटुम्ब, एकदम उसी का है। ठीक है, विभावना नियुक्त समासोक्त नहीं है। 14 है, विप्रलम्ब श्रृंगार की कितनी दशाएं होती है? विप्रलम्ब को हम बता दिए गए हैं, इसका दूसरा नाम है वियोग। क्या नाम है? वियोग श्रृंगार। तो इसकी 10 दशाएं होती हैं। कितनी दशाएं होती हैं? 10 दशाएं होती हैं। विप्रलम्ब श्रृंगार की कितनी दशाएं? 10 दशाएं। या वियोग श्रृंगार कितनी दशाएं? 10 दशाएं। श्रृंगार कितने प्रकार? 2 प्रकार के, संयोग वियोग। संयोग को संभोग श्रृंगार कहा जाता है, वियोग को विप्रलम्ब श्रृंगार कहा जाता है। तो वियोग के 10 दशाएं होती हैं। 15 है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भूप। भूप मतलब राजा। बाकी भूमि, इला, उर्वी पृथ्वी का पर्यायवाची है, भूप नहीं है। पर्यायवाची शब्द इसका यही नहीं है। तो आपके 15 प्रश्न हो चुके हैं। फिर चलते हैं आपको लेके 15 प्रश्नों के तरफ। तो देखिए 15 प्रश्न कौन कौन से हैं, आप ध्यान से देखिए और जवाब सही से दीजिए। खोज के, ढूंढ के, इकट्ठा करके, पूछ के, कहीं से भी। पहला प्रश्न, कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? पहला प्रश्न आपके सामने रखा हुआ है आज के जवाब आपको देने के लिए। तो कौन सा नहीं है? आज इस चक्कर में मत रहिए कि हम आप लोग को पहला प्रश्न का जवाब बता देंगे। आज हमें याद है तो बताएंगे नहीं, आप लोग ध्यान से देखिए। शरकटीलाल, भूतनाथ, चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता। तो कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? नहीं है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है, आप उसको जवाब दीजिए। हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया? जो हिंदी के विकास का वर्गीकरण किया गया है, उपन्यास का जो किया गया वर्गीकरण, यानी बांटा गया है 2, 3, 4 भागों में, जो भी कुछ, किसको केंद्र में रखकर किया गया है? तो निराला, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, कमलेश्वर, किसको केंद्र में रखकर किया गया है, ये आपको बताने हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, यह पंक्तियां किसकी है? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, पंक्तियां किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त, लाल चतुर्वेदी। देखिए यहाँ लाल कट चुका है, जबकि पूरा नाम इनका है, हो जाता है मिसप्रिंट, तो पूरा नाम है माखन लाल चतुर्वेदी। दूसरा ऑप्शन क्या है? उसी के आगे हम लिख देते हैं। तो यहाँ मैथिली शरण गुप्त हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं माखन लाल चतुर्वेदी। तीसरे महादेवी वर्मा और चौथे पे राम नरेश त्रिपाठी। तो कौन है? सही जवाब आपको देना है। भूषण के काव्य में प्रधानता है, तो जो भूषण का काव्य है उसमें प्रधानता क्या है? वीर रस का, हास्य रस का, करुण रस का, श्रृंगार रस का। वीर, हास्य, करुण, श्रृंगार रस का किसकी प्रधानता है, ये आपको बताने हैं। 5वां है, इन सूफी काव्य को रचना काल के अनुसार आरोही क्रम में रखिए। यानी पहले कौन है, बाद में कौन है, फिर बाद में कौन है, इस तरह से। तो चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। पद्मावत, मृगावती, मधुमालती, चंदायन। चंदायन, मृगावती, मधुमालती, पद्मावत, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चंदायन।
देखिए 4 ऑप्शन है, तो पहला सही है कि दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। इसको आपको क्रम देना है। आप चाहे डेट अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किस तरह से अगर ट्रिक बनाए हैं तो उस तरह से आप याद करके बताइए कौन इसमें कौन सा जवाब सही है। गंगा यमुना का प्रयोग कबीर किन प्रतीकों के लिए करते हैं? जो गंगा यमुना का प्रयोग किए हैं कबीर जी, किन प्रतीकों के लिए किए हैं? एक वीडियो हम बनाए, उसमें सभी प्रतीक पूरी तरह से बताए हुए हैं, अगर नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं। प्रतीकों के लिए करते हैं तो सहस्त्रनार के लिए, सहस्त्रार के लिए, ईड़ा पिंगला के लिए, अनहद नाद के लिए, सुषुम्ना नाड़ी के लिए, सुषुम्ना नाड़ी के लिए, सहस्त्रार के लिए, ईड़ा पिंगला के लिए, अनहद नाद के लिए, सुषुम्ना नाड़ी के लिए, किसके लिए प्रयोग करते हैं ये आप बताइए। विशाल भारत के संपादक कौन है? ये तो सबसे देख लीजिए, 7वां के बाद 8वां प्रश्न आ गया है, तो हम आपको लेके चलते हैं 7वें प्रश्न पर। पहले 7वां प्रश्न है, कृष्णार्जुन युद्ध किसका नाटक है? कृष्णार्जुन युद्ध किसका नाटक है? तो मैथिली शरणगुप्त, अज्ञे माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन। मैथिली, अज्ञे माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन। तो किसका नाटक है ये आपको बताने हैं। अब आपका आ गया है, विशाल भारत के संपादक कौन है? विशाल भारत के संपादक कौन है? गोपाल प्रसाद चतुर्वेदी, गोपाल राम गहमरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, बनारसी दास जैन। तो इनमें से कौन है? इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में लिखकर। और आप लोग को एक बात बता दें कि आप लोग तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपका मान चलिए 15 जून बहुत जाएगा, 15 जून तक आपके पेपर होने की पूरी संभावना है। आप तैयारी ये मत देख करिए कि पेपर कब होगा, ये मान चलिए पेपर आपका 5 दिन के अंदर है। बस इतना मान चलिए कि हमारे पास 5 दिन का मौका है, इतना समय लगा के आप चलिए। बस 5 दिन टारगेट बनाइए, पेपर हमारा अगले सोमवार को है, बस ऐसे बनते चलिए। इसी तरह तैयारी रहेगी तो आपकी पूरी तैयारी रहेगी। और आप सोचेंगे अभी डेटवे नहीं आया है, अवधि में थोड़ा बोल रहे हैं, अभी डेटवे नहीं आया है, पता नहीं कब डेट आएगा। तो ठीक है, ये सब बिल्कुल इसको नकारात्मक भावना निकाल लीजिए, क्योंकि किसी भी वक्त सरकार जानते हैं तो आपकी अगर चाहेगी तो 2 महीने में करवा देगी, चाहेगी तो 25 दिन में करवा देगी, सरकार के ऊपर है। वैसे 25 दिन में नहीं, कम से कम 40 दिन का मौका मिलेगा इसमें, कम से कम 40 दिन। तो आप 40 दिन मान चलिए, और आपको बस हर 5 दिन बाद सोचिए कि आपका एक पेपर है, तो आपकी तैयारी अच्छी बनेगी। और जितने किताब हैं पूरी तरह से आप उसको रट डालिए, जितना आपको कहीं से भी मिलता है उसको आप देखिए, उसको ध्यान से दीजिए और उसको बार बार पूछिए, आदान प्रदान करिए, आपको मिलता रहेगा। तो चारों में से कौन है ये आप बता दिए हैं। अगला है, इनमें से कौन सा कवि ब्रज भाषा का, देखो कवि लिखा गया तो आप समझ सकते हैं कौन सा कवि, इनमें से कौन सा कवि ब्रज भाषा का है। तो यहाँ आपको लिख दे रहे हैं कवि, मिसप्रिंट है, हो जाता है। इनमें से कौन सा कवि ब्रज भाषा का है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु, बिहारी, उपर्युक्त सभी। इनमें से कौन है ये आपको बताना है, कौन सा कवि ब्रज भाषा का है। 10 ब्रज भाषा में उत्तम पुरुष एक वचन के रूप में प्रयुक्त सर्वनाम है। देखिए ब्रज भाषा में उत्तम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है? हम, हाँ, तुम, मैं। इसमें किसका प्रयोग होता है ये आपको लिए बहुत ज़रूरी प्रश्न है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, चारों में से कौन जवाब है दीजिए। अब आपके आ चुके हैं व्याकरण। तो आपको कहने के अनुसार हम 5 व्याकरण प्रत्येक दिन आपको देते रहेंगे, 10 साहित्य 5 व्याकरण है। पहला प्रश्न है, जिस समास में उपमेय उपमान विशेषण विशेष होता है उसे कहते हैं? तो बहुब्रीहि कहते हैं, अव्ययी भाव कहते हैं, कर्मधारय कहते हैं, तत्पुरुष कहते हैं। इनमें से क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ये नहीं कि हम बता दिए बहुब्रीहि कहते हैं, अव्ययी कहते हैं, कर्मधारय कहते हैं, चारों कहते हैं, ऐसी नहीं। आप बताइए चारों में से कौन सा जवाब सही है। 12 प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते कितने भेद होते हैं। 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 3 होते हैं। 4, 5, 6, 3 कितने होते हैं ये आपको बताने हैं। निज गौरव आ गया है, धाकड़ प्रश्न। निज गौरव का नित ज्ञान रहे। आपकी पंक्तियां यहीं से शुरू होकर यहीं पे खत्म है, यानी यही आपको बताना है। निज गौरव का नित ज्ञान रहे,
पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? द्रुत, विलंबित, मालनी, तोटक या त्रोटक, वंशस्थ। चारों में से कौन है, ये आपको बताने होंगे। 14 है टा ठा डा ढा। ढा हट गया है या नहीं लिखा गया है। टा ठा डा ढा अड़ा आपका है ना, यानी टवर्ग। यानी टवर्ग वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से माना जाता है? टवर्ग वर्णों के प्रयोग का संबंध किस गुण से माना जाता है? पांचाली, प्रसाद, ओज, माधुरी। तो किस गुण से माना जाता है, ये आपको बताने होंगे। 15वां प्रश्न आज का अंतिम और आखिरी प्रश्न। मरण का विलोम शब्द है। मरण का विलोम शब्द है अमर, मृत्य, जीवित, जीवन। तो मरण का सही जवाब क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। आज के 15 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। आपको फिर इसी तरह से अगले वीडियो में 15 प्रश्न मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।